प्रिय स्टूडेंट, आज मैं डॉक्टर संजय कुमार जायसवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर सबौर कॉलेज सबौर, आज एक नए टॉपिक के साथ आपसे रूबरू हूँ। आज मैं एक ऐसे कालजयी चिंतक का जिक्र कर रहा हूँ जो विगत 150 वर्षों में इसके समतुल्य या इसके आसपास भी कोई नहीं है। जी हाँ, जिक्र है कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स जो वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता माने जाते हैं, आज हम उनके समाजवादी विचार बिंदु को आपके सामने स्पष्ट करना चाहेंगे। हम आपको बताएंगे कि मार्क्स किन बिंदुओं पर, किन विचार आधारशिलाओं पर अपने विचारों को खड़ा करता है और एक समतामूलक समाज की परिकल्पना करता है। तो आइए हम एक नई शुरुआत करें कार्ल मार्क्स के संदर्भ में। कार्ल मार्क्स विश्व पटल पर एक ऐसा नाम जिसे हजारों लोग अशांति का शैतान मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ करोड़ों लोग भगवान की तरह पूजते हैं। मार्क्स का उदय 19वीं सदी के मध्य में हुआ। तब चिरसम्मत उदारवाद अपने पूरे उत्कर्ष पर और पूंजीवाद का नग्न नृत्य अपने स्वभाव पर था। औद्योगिक विकास की वजह से संपत्ति एवं उत्पादन के साधन कुछ लोगों के हाथों में सिमट गया और समाज का एक बड़ा कामगार वर्ग घोर शोषण का शिकार हो गया। उदारवादी विचार ने जन कल्याण एवं मानवीय स्वतंत्रता की जो उम्मीद जगाई थी, उसके व्यवहारिक स्वरूप, आर्थिक स्वरूप उस पूंजीवाद ने इसे मिट्टी में मिला दिया। मार्क्स का जन्म पश्चिमी प्रशा, जो अब जर्मनी में है, 1818 में यहूदी परिवार में हुआ। मार्क्स के महज 7 साल की उम्र में इनके माता पिता ने धर्म परिवर्तन कर ईसाई धर्म अपना लिया, जिसका प्रभाव मार्क्स के जीवन पर ताउम्र रहा और वह जीवन भर नास्तिक रहा। इनकी शिक्षा वान एवं बर्लिन विश्वविद्यालय में हुई, जहां वह हीगल से प्रभावित होकर द्वंद्वात्मक पद्धति को अपनाया, जबकि फ्यूररबाख से प्रभावित होकर भौतिकवाद की विचारधारा को ग्रहण किया। भौतिकवाद के विचार के क्रम में मार्क्स एपिक्यूरस एवं डेमोक्राइटस के विचारों का भी ऋणी है, जिसके प्राकृतिक दर्शन पर मार्क्स ने पीएचडी की और उन चिंतनों के आधार पर द्वंद्वात्मक भौतिकवादी पद्धति अपनाई। मार्क्स ने मानव समाज की समस्याओं को इतिहास के माध्यम से समझने का प्रयास किया और बताया कि इतिहास वर्ग संघर्षों का परिणाम है। सदैव से एक वर्ग शोषक और दूसरा वर्ग शोषित रहा। मार्क्स सिर्फ सैद्धांतिक विचारक नहीं है, उनके जीवन में अपने विचारों के व्यवहारिक प्रयोग करके भी देखे। उन्होंने वर्कर्स एजुकेशन यूनियन की स्थापना की, कम्युनिस्ट लीग बनाई और उसके सदस्य रहे, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक समुदाय का गठन किया, जो दुनिया में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय के रूप में प्रसिद्ध है। अपने अध्ययन के दौरान पेरिस में प्रूधो, बाकुनिन, मैजनी एवं एंजिल जैसे दोस्त से संपर्क में आया। अपने बचपन के दोस्त और खुद से 4 साल उम्र में बड़ी जेनी वेस्टफैलन के साथ 1836 से बेहद करीब के रिश्ते रहे। हालांकि 1942 में परिणय सूत्र में बंधी वो एक संभ्रांत परिवार से नाता रखने वाला मार्क्स अपनी सामाजिक विचारों की वजह से सदैव घोर अभावों में जिंदगी जिया। जिंदगी के एक हालात कुछ इस कदर थे कि जिंदगियां दर बदर होती रही। मार्क्स के 7 बच्चों में से
सिर्फ 3 बेटियां ही जीवित रह सकी। इन्होंने जिंदगी के अंतिम 25 वर्ष इंग्लैंड में बिताए। इनकी सभी प्रमुख रचनाएं वहीं से प्रकाशित हुई हैं। इतना ही नहीं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो 1948 में प्रकाशित हुई, उसमें जिस सामाजिक दशा का वर्णन किया गया है, उसकी पृष्ठभूमि वह इंग्लैंड का ही 1840 का दशक का समाज रहा है, जिसे इंग्लैंड में भूखा दशक के नाम से भी जानते हैं। आज मार्क्स दुनिया में नहीं है, मगर चिंतन की दुनिया में मार्क्स आज भी जिंदा हैं। कदाचित आने वाले समय में भी वो जिंदा रहेंगे। पिछले 150 वर्षों में मार्क्स ने अपने विचारों से समानता की जो उम्मीद जगाई है, वह शाश्वत रूप से जिंदा रहेगा। तभी तो घोर पूंजीवादी राष्ट्र भी शासन का संचालन समाजवाद के नाम पर करता है। अब आइए इनसे हम कुछ महत्वपूर्ण तौर पर याद रखें। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स, ये दोस्ती की मिसाल है। एंजल्स को अपने कामों से ज़्यादा मार्क्स के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए जाना जाता है, और इन दोनों ने कई किताबों का सह लेखन भी किया, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं। ऑन रिलीजन, द होली फैमिली। उसके बाद जो महत्वपूर्ण पुस्तकों में शामिल है द जर्मन आइडियोलॉजी, और साम्यवाद की बाइबिल कहे जाने वाली पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसके अलावे मार्क्स की भी कुछ निजी रचना है, जिसमें कि मार्क्स का केवल लेखन है। उसमें से महत्वपूर्ण पुस्तक है क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम, द सिविल वार इन फ्रांस, और पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसके अलावा वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट, ये एक महत्वपूर्ण किताब है। इसके साथ ही द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, यह इनके चिंतन का इनके चिंतन की एक कृति। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण कृति जिसे कार्ल मार्क्स खुद ही वैज्ञानिक नहीं मानते हैं, मगर समकालीन मार्क्सवाद के चिंतन का ये बाद में आधार बनता है, इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट, जो 1844 में आई थी। इसके बाद एक और बहुत ही महत्वपूर्ण किताब, जिसके बिना कार्ल मार्क्स का चिंतन अधूरा है, वह है दास कैपिटल। इन पुस्तकों के संदर्भ में समझने के बाद अब आइए हम सीधे सीधे बात करते हैं मार्क्स के कुछ प्रमुख चिंतनों पर। मार्क्स के चिंतन में जो सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक सिद्धांतों में पहला सिद्धांत है, वह है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से संबंधित है, जिससे इतिहास की रचना होती है, और दूसरा शब्द भौतिकवाद, जो सृष्टि या इतिहास का मूल तत्व है। मार्क्स मानते हैं कि सृष्टि या इतिहास का मूल तत्व या पदार्थ है, जो मूर्त है। जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती वह असत्य है। यहाँ हीगल के विपरीत मार्क्स मानते हैं कि सृष्टि को ईश्वर ने नहीं बनाया, वरन मूल भौतिक पदार्थों ने बनाया है। पदार्थ अपने आंतरिक स्वभावों के द्वारा विकसित और आंतरिक विरोधों के द्वारा गतिशील होता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत मार्क्सवाद का दार्शनिक आधार प्रस्तुत करता है। यह सिद्धांत भौतिकवाद के मान्यताओं को द्वंद्वात्मक पद्धति के साथ मिलाकर सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या देने का प्रयत्न करता है। भौतिक पर्यावरण की घटनाएं ही विचारों का सही स्रोत है, अतः ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त अनुभव को ही
ज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है। आइए अब हम बात करते हैं मार्क्स के दूसरे महत्वपूर्ण विचारों पर, जिसे हम ऐतिहासिक भौतिकवाद के रूप में जानते हैं। मार्क्स द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की सहायता से समाजवाद को वैज्ञानिकता प्रदान करते हैं और उसी की सहायता से इतिहास एवं समाज विकास की वैज्ञानिक व्याख्या करना चाहते हैं। आर्थिक नियतिवाद ऐतिहासिक भौतिकवाद का मूल तत्व है। इतिहास में जो भी परिवर्तन हुए हैं उसके पीछे मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलाप हैं। मार्क्स ने इतिहास की कई अवस्थाओं का जिक्र किया है और उन्होंने माना है कि इतिहास की प्रत्येक अवस्था वर्ग संघर्ष का परिणाम है, और इस प्रकार से अब तक जो उनके विश्लेषण में है वह इतिहास के 6 अवस्थाओं का जिक्र करते हैं। उनके दृष्टि में जब मानवीय सभ्यता का विकास नहीं हुआ होगा, तो जो प्राचीन समय में रहा होगा उसको वो आदिम साम्यवाद कहते हैं। ये इनका स्टेज 1 है। तो आदिम साम्यवाद को मार्क्स एक अच्छी व्यवस्था मानते हैं, और जब वो अपने साम्यवाद के मॉडल पर आएंगे तो वह इसी व्यवस्था के अनुरूप होगा या इसके आसपास होगा, जहाँ पर किसी प्रकार का कोई शोषण नहीं होगा। उसके बाद दूसरी अवस्था का वो जिक्र करते हैं, वो है दास प्रथा। दास प्रथा के दृष्टिकोण से कि एक सबल व्यक्ति ने जब अपने सामने अपने आसपास के निर्बल लोगों पर कब्जा किया होगा और इससे एक व्यवस्था का जन्म हुआ होगा जिसमें एक मालिक हुआ होगा और दूसरा दास हुआ होगा। उससे एक उन्नत अवस्था का जिक्र करते हैं, वह सामंत युग की बात करते हैं, जिसमें यहाँ पर भी एक वर्ग शोषक और दूसरा शोषित होगा। यहाँ किसान और सामंत और जमींदार का जिक्र होगा। उसके बाद उसकी अगली कड़ी और अगली इकाइयों में आप जब देखेंगे तो वह पूंजीवादी युग का जिक्र करते हैं, और उनके हिसाब से यह समाज, जब यह इसकी रचना करते थे, यह समाज उस वक्त पूंजीवादी दौर में है। तो पूंजीवादी व्यवस्था के संदर्भ में उनका कहना है कि यहाँ पर भी एक वर्ग का शोषण और दूसरा वर्ग शोषित। इसके बाद इन्होंने जो अगले स्टेज के रूप में जिक्र किया है, उन्होंने समाजवाद का जिक्र किया है, और इनका अंतिम जो अवस्था होगी वह साम्यवाद की होगी, जो आदिम साम्यवाद के तुल्य होगा या उसके अनुरूप होगा। समाजवादी युग में सर्वहारा का अधिनायकवाद रहेगा, जबकि साम्यवाद में सारे कामगार लोग होंगे और सब लोग इक्वल रहेंगे। इसके बाद इन्होंने अपने विचार को और भी आगे बढ़ाने के लिए वर्ग संघर्ष का सिद्धांत देते हैं, जिसे आप क्लास स्ट्रगल के रूप में जानते हैं। मार्क्स के दृष्टि से मार्क्सवाद में वर्ग संघर्ष का सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद का पूरक सिद्धांत है। मार्क्स ने ऐतिहासिक परिवर्तन की प्रक्रिया में वर्ग संघर्ष की भूमिका पर विशेष बल दिया है और माना है कि शोषक एवं शोषित वर्गों के बीच वर्ग संघर्ष समाज के इतिहास में मौलिक वस्तु की तरह रहा है। इतिहास इसका साक्षी है कि उत्पादन प्रणाली में जब जब परिवर्तन हुए हैं तब तब सामाजिक वर्गों के परस्पर संबंधों में भी परिवर्तन आया है। समाज का अब तक का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। यह स्पष्ट है कि जितनी अवस्थाओं का वो जिक्र करते हैं, दास युग से लेकर साम्यवाद तक का युग का जो दौर है वह वर्ग संघर्ष का दौर है। और यहीं पर आप देखिए कि हीगेल के विचारों को इसी क्रम में वो कहते हैं कि हीगेल का विचार जो है अपने सर के बल खड़ा था, मैंने उसे पैरों के बल खड़ा कर दिया, क्योंकि उसने जो सामाजिक प्रगति और इतिहास का जो परिणाम बताया वह बताया है विचारों को, आइडिया को। तो उसके लिए जो है आइडिया महत्वपूर्ण है, जबकि इनके लिए भौतिक वस्तु महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके विकास की जो प्रक्रिया है वह द्वंद्वात्मक है। तो वहाँ तक तो वो स्वीकार करते हैं, हीगेल तो स्वीकार करते हैं, उसी पद्धति को मार्क्स भी स्वीकार कर लेते हैं। इसी प्रकार
आप जब देखेंगे तो मार्क्सवाद में वर्ग चेतना की संकल्पना वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के साथ सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। ऐसे ही विचार कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का आधार वाक्य है। अब तक के समाज का सारा इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। इसी क्रम में इनका एक और भी महत्वपूर्ण थ्योरी है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, जिसको आप सरप्लस वैल्यू कहते हैं। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत वर्ग संघर्ष के तार्किक आधार का संकेत देता है। जहां ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत मार्क्स का समाज वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करता है, वहीं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मार्क्स का आर्थिक आधार हमारे सामने रखता है। यह सिद्धांत विशेष रूप से पूंजीवाद के अंतर्गत मजदूरों के शोषण की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। मार्क्स मानते हैं कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत इतिहास के आर्थिक व्याख्या के लिए धुरी की कील की तरह है, जो बताता है कि किस प्रकार धन का वितरण सामाजिक ढांचे को निश्चित करता है। श्रमिक द्वारा मूल्य पैदा किया जाता है और मालिक इन मूल्यों को किस प्रकार चुरा लेता है। मार्क्स मानते हैं कि भूमि, पूंजी और संगठन कोई मूल्य पैदा नहीं कर सकता, वह केवल श्रम ही ऐसा तत्व है जो समाज के लिए मूल्य का सृजन करता है। किसी वस्तु का मूल्य क्या होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसके उत्पादन में कितना श्रम लगा है। यहाँ यह स्पष्ट है कि मार्क्स ने मूल्य और कीमत में अंतर समझा है। कीमत मांग, पूर्ति और बाजार के नियमों और जरूरतों से चलती है। मजदूर जो अतिरिक्त श्रम करता है वह अतिरिक्त मूल्य या अतिरिक्त उत्पादन में बदल जाता है। इस अतिरिक्त मूल्य को पूंजीपति अपनी जेब के हवाले कर देता है, क्योंकि वह उनकी मजदूर को नहीं देता। पूंजीपति या पूंजी अपने आप में कोई मूल्य पैदा नहीं करती, बल्कि अपने मालिक को दूसरे के श्रम से पैदा होने वाले मूल्यों को चुरा लेने का मौका देती है। इस प्रकार मार्क्स के विचारों में यह एक क्रांतिकारी बदलाव है। मार्क्स एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जो शोषण मुक्त समाज हो और इसकी जो अंतरात्मा है वो हिंसात्मक संघर्ष है, यानी कि ये हिंसात्मक संघर्ष का समर्थन करते हैं। अगर सार तथ्यों में कहें तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि मार्क्स के चिंतन में समाजवाद का जो यह दृष्टिकोण है यह वैज्ञानिक इसलिए है कि वह यह समझाने की कोशिश करता है कि यह शोषण क्यों है, शोषण की वजह क्या है और इसका निदान क्या है। ये दोनों ही महत्वपूर्ण तरीके से इसका एक समाधान प्रस्तुत करता है। यही वजह है दुनिया में आज मार्क्स के चले जाने के बावजूद उनके विचारों के अभिव्यक्ति आज भी समाज को पल्लवित और पुष्पित करती है और अपने अधिकारों और सम्मान के लिए लोग दृढ़ संकल्पित होते हैं। मार्क्स के इस चिंतन में इतना तो स्पष्ट है कि शोषण और गैर बराबरी के खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ों का स्वर मार्क्सवाद से होकर गुजरता है। आशा है आपको मार्क्स के इस चिंतन में नई प्रेरणाओं का स्रोत मिला होगा और आपने मार्क्स के क्रांतिकारी विचारों को समझने की कोशिश की होगी, और मुझे यह भी उम्मीद है कि मेरे इन सार्थक प्रयासों का आपको लाभ भी मिलेगा। धन्यवाद।